हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 5 से 20 अक्टूबर तक, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है सबसे पहली अस्थायी सेना की जो है नींव रखी थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पहले एक ऐसे शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जो है सबसे पहले अस्थायी सेना की जो है नींव रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में दोस्तों, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। तो यदि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की जो नींव है ये किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में दोस्तों, तो दिल्ली के शासकों में जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि दिल्ली के शासकों में जो है सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास थी, तो ये जो अस्थायी सेना थी ये अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, मोरक्को यात्री जिसका नाम इब्न बतूता है, ये किस शासक के काल में जो है भारत आया था। तो देखिए ये जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता था ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है भारत आया था। तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है दोस्तों कि इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इब्न बतूता का जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ये रेहला है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों, जब बर्फ तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। तो देखिए जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का जो भाग रहता है पानी के ऊपर वो 1/10 रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9/10 भाग जो रहता है वो पानी के नीचे रहता है। ठीक है, तो ये तो 1/10 जो आपका पानी के ऊपर रहता है, यदि अगर नीचे पूछ दिया जाए तो 9/10 जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है ये किस तापमान पर जो है समान होती है। तो देखिए ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर कंपटीटिव एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किया हूँ। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है तापमान पर जो समान होता है वो -40 डिग्री पर होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है। तो देखिए आपके आंख के सामने कोई वस्तु रख दिया जाए, ठीक है, और उसके प्रतिबिंब जो बनेगा रेटिना पर ये 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सुमेलित नहीं है। आपको जो इसको सही क्रम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बताया गया कि कौन जो है गलत इसमें जो है सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया है, तो ये जो आपका सही सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद बात कर ले दोस्तों प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात कर ले तो न्यूट्रॉन की भी जो खोज है ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपका सही है। अब बात कर लेते हैं पॉजिट्रॉन की, तो देखिए पॉजिट्रॉन की जो खोज है ये आपका रदरफोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि पॉजिट्रॉन का जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पॉजिट्रॉन का जो खोज किया गया है ये एंडरसन के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो 1932 ईस्वी में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी जाए
तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। न्यूट्रॉन की जो खोज है ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि एल्काइन का जो आणविक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ये जो CnH2n+2 होता है ये आपका एल्किन का सूत्र होता है। ये आपको याद रखना, अगर एल्किन का सूत्र पूछा जाए तो CnH2n+2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल्काइन का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों CnH2n जो है ये किसका सूत्र होता है आणविक सूत्र, तो ये एल्किन का सूत्र होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एल्किन का जो आणविक सूत्र क्या होता है तो CnH2n आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि छोटी आंत की लंबाई जो है ये कितनी होती है। तो देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चौड़ाई की दोस्तों, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, जो कि आपका सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में जो है भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का जो है पोषण कर सकता है। तो देखिए विश्व की कितनी प्रतिशत पर जो है जनसंख्या का पोषण कर सकता है, तो ये 17.4% पर जो है जनसंख्या पर जो है भारत विश्व की जो है जनसंख्या का पोषण कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व में भारत की क्षेत्रफल पूछी जाए कितनी है तो 2.4% है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारत के जो है कोरोमंडल तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा जो है किस महीने में होती है। तो देखिए भारत के कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव है ये किस शासक के दरबार कवि थे। तो देखिए गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव थे ये आपके लक्ष्मण सेन शासक के जो है दरबार कवि थे। तो लक्ष्मण सेन ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए ये क्वेश्चन में इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत बच्चे जो है सरोजनी नायडू मार के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू देखिए आपका आंसर में कब होगा जब पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर भारत की पूछा जाए तब फिर आपका सरोजनी नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत का नहीं पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कब बनी थी तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है 33वें अधिवेशन 1917 में जो हुआ था जो कि आपका कोलकाता में हुआ था, ठीक है। यदि अगर क्वेश्चंस पूछा जाए एग्जाम में कि 33वां अधिवेशन जो ये कहाँ पर हुआ था तो ये कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था तो 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1917 ईस्वी में जो है 33वें कांग्रेस के अधिवेशन में जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये 1885 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये वित्त मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 में जो है इसे लागू किया गया था। और पहला जो आपका जो शहर मतलब कि स्टेट रहा था वो कौन सा रहा था भारत में तो असम स्टेट रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में जो है सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था जीएसटी तो फ्रांस देश में लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि ग्राम पंचायत का संगठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो देखिए ग्राम पंचायत का संगठन जो है ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आपके 40 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। तो देखिए जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं ये राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सीमांकित की गई है ये रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर ले दोस्तों, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को जो है डूरंडू रेखा कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भारत और चीन की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें मैगिनॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं, ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए भीम बांध वन्य जीव जो अभयारण्य है ये आपका बिहार स्टेट में, ठीक है, और बात कर ले कौन से जिला में है। तो मुंगेर जिला में है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बल के व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए बल का व्यंजक जो है ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जो है प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बल की परिभाषा जो है ये न्यूटन के प्रथम नियम से जो है ये प्राप्त होता है, ठीक है, और न्यूटन के प्रथम नियम को भी जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जड़त्व का नियम को जो है और क्या बोला जाता है, ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम भी बोला जाता है जड़त्व के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो देखिए आपका युगलिना एक ऐसा जंतु है जिसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि प्राकृतिक रबड़ का जो है कौन बहुलक होता है। तो देखिए प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक होता है ये आपका आइसोप्रीन होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था। तो देखिए ये बिहार के हर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1980 ईस्वी को पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, ठीक है, तो आपका जो है जलवाष्प ये जो है ग्रीन हाउस को जो है प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। मीथेन भी है, ओजोन भी है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये तीनों जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव को जो उत्पन्न करने वाली गैस है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, तो न्यूरॉन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी का नाम अगर पूछा जाए तो फिर आपका फीमर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों का नाम पूछा जाए तो आपका ये जो ग्लूटस मैक्सिमस है ये जो है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशियां है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत ग्रंथि होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा जो अंग होता है वो क्या होता है,
तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो हमारा त्वचा होता है, यानी स्किन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे ये सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो ये जो है कृषि मंत्री थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है डॉक्टर जॉन मथाई के बारे में बात कर ले। तो ये जो है जॉन मथाई जो है ये पहले आपके रेलवे मंत्री थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जो आपके जोड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए रखता हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान दुगना करने से जो है गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन में दुगना हो जाता है, बी में है आधा हो जाता है, सी में जो है 8 गुना हो जाता है, डी में जो है 4 गुना हो जाता है। तो आपको कमेंट करके जो है जरूर जवाब देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।